नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के ऐप में आप लोगों का स्वागत है। हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे कि YouTube में ये वीडियो देख रहे हैं और ऐप में क्यों स्वागत कर रहे हैं। तो हो सकता है ये वीडियो आपको YouTube में मिल रहा होगा, लेकिन आने वाले जो भी इसके नेक्स्ट लेक्चर हैं वो सारे के सारे आपको ऐप में ही देखने को मिलेंगे। हम लोग YouTube में भी प्रयास किए थे कि जो भी चीज़ आपको बताया जाए वो सीक्वेंस में बताया जाए और कंटेंट का क्वालिटी पे किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। आप देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल में मंजर भाग 2 का जो सीरीज है उसको हम लोग कंप्लीट किए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब में दिया जा रहा था। 30 या 40 स्टूडेंट रेगुलर देख रहे थे। हो सकता है कोई कोई में 100 व्यूज़ में चला गया होगा। तो आप ये मत देखिए, या हम ये नहीं देखते हैं कि 30 व्यूज़ गया कि 50 व्यूज़ गया कि 100 व्यूज़ गया। उसमें हम लोग यही समझ रहे थे कि 30 विद्यार्थी, 50 विद्यार्थी या 100 विद्यार्थी हमारे पे विश्वास किए और लगातार सारे वीडियो को देखिए। तो अगर उनमें से 20 या 30 को भी अगर फ़ायदा हो जा रहा है और वो एग्ज़ाम में पास हो जा रहे हैं या हमारे जो पढ़ाए हुए कंटेंट है उससे उनको फ़ायदा हो रहा है, तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होता है। क्योंकि एक व्यक्ति का भी अगर जीवन हम लोगों के चलते बनता है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग जो है व्यूज़ को कम और क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और इसीलिए व्यूज़ कम आने पे भी हम लोग यूट्यूब में लगातार उस सीरीज़ को चालू रखे और गद्य पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर दिया गया और पद को भी हम लोग आने वाले समय में कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ऐप शुरू हो गया है तो आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा, यूट्यूब में भी चीज़ें अब मिलेंगी। अब दोनों चीज़ है तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। जो चीज़ हम यूट्यूब में नहीं दे पा रहे थे वो सारा चीज़ आपको ऐप के माध्यम से आप उपलब्ध कराएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि हम लोग ऐप में सबसे फर्स्ट जो सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं वो है भारतीय संविधान और राजनीतिक प्रणाली। और हम ये भी बताने का प्रयास किए थे कि हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो है वो कोर्स लॉन्च करेंगे, ताकि एक सब्जेक्ट में आपका कमांड अगर बन गया तो अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग कोर्स में एडमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार आप पॉलिटी पढ़ लिए तो आप जेपीएससी के लिए भी है ना तैयार हो जाइएगा, एसएससी के लिए भी तैयार हो जाइएगा, रेलवे के लिए भी तैयार हो जाइएगा, बीपीएससी के लिए भी तैयार हो जाइएगा। क्योंकि आपको थोड़ा बहुत ही अलग अलग पढ़ना होता है, बाकी सब में एक ही जैसा पढ़ना होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। जैसे कि हम बताए थे किसी में कॉन्सेप्चुअल चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखना है, किसी में फैक्चुअल। तो हम दोनों चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखेंगे, आपको कॉन्सेप्चुअल से फैक्चुअल की ओर ले जाएंगे, ताकि एक बार आप समय हमको दे दिए तो आपको अलग अलग कोर्स में एडमिशन लेके इसी सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए देर ना करते हुए, भाषणबाजी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि होता है क्या ना कि यूट्यूब में लोगों को क्या करना पड़ता है, आकर्षित करना पड़ता है कि हम जो है आपको बेहतर दे रहे हैं। लेकिन आप हमारे ऐप में आए हैं, हम पे भरोसा किए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमको भरोसा करके जो भी वीडियो यहाँ पे ऐप में आपको दिया जाएगा उसको वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्योंकि अंत तक नहीं देखिएगा तो आप वीडियो का जो फ़ायदा है वो पूरा नहीं ले पाइएगा। होता है ना कि कभी कभी हम लोग एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन पूरा लेक्चर देखते ही नहीं और फिर वो सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट होता ही नहीं। लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। जो भी चीज़ आपको यहाँ पे बताया जाएगा और जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा वो सारा काम को यहाँ पे आपको करना है, तब आपका कमांड जो है इस सब्जेक्ट में बेहतर होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोगों का भारतीय संविधान और राजनीतिक प्रणाली में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो जैसा कि आप कहीं पे जाते हैं तो आपका नाम पूछा जाता है, जैसे इंटरव्यू देने ही जाते हैं तो आपका नाम पूछा जाता है या परिचय पूछा जाता है जिसमें आप अपना नाम बताते हैं। और कभी कभी नाम का मतलब भी आपसे पूछ लिया जाता है कि ठीक है, अगर रवि बताए या अनिल बताए या कोई भी नाम बताए तो उसका मतलब क्या होता है वो पूछ लेता है। तो हम लोग तो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इस सब्जेक्ट का नाम है भारतीय संविधान और राजनीतिक प्रणाली। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि भारतीय संविधान में संविधान जो है, भारत मतलब तो जान रहे हैं भारत देश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भारतीय संविधान में संविधान का क्या अर्थ होता है और राजनीतिक प्रणाली का क्या अर्थ होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तब ना आपको कोई अगर पूछेगा कि क्या कर रहा है आजकल, तो आप बोलिएगा कि झारखंड कोचिंग क्लासेस के ऐप में हम भारतीय संविधान और राजनीतिक प्रणाली पढ़ रहे हैं। तो पूछेगा संविधान क्या होता है, तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि संविधान क्या होता है या संविधान और राजनीतिक प्रणाली में क्या डिफरेंस है। अगर पूछा जाएगा तो ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। दूसरा चीज़, हम लोग आज के इंट्रोडक्शन चैप्टर में क्या, इंट्रोडक्शन वाले जो लेक्चर उसमें क्या जानेंगे कि इस सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन सा चैप्टर जो है हमको आने वाले दिनों में पढ़ना है। क्योंकि अगर आपको रास्ता पता होगा ना तो कहीं पे भी पहुंचना आसान हो जाता है। आप कहीं नए जगह जा रहे हैं, मान के चलिए आप झारखंड के हैं और झारखंड में आजकल श्रावण का महीना शुरू हो गया है तो आपको देवघर जाना है और इससे पहले कभी नहीं गए हैं, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले गूगल मैप आप निकालिएगा। आजकल तो सब ऑनलाइन पे ही डिपेंड है, हो सकता है कोई गया होगा तो आप उस इंसान से भी पूछ सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल निकालते हैं, गूगल में टाइप करते हैं और देखते हैं 2-3 अल्टरनेटिव रास्ता हम लोगों को दिखाया जाता है, उसमें से जो भी हमको पसंद आता है उसमें हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो हम लोग क्या करें,
जहाँ पे हमको जाना है उसका हम रास्ता देख रहे हैं। तो हम लोगों को पूरा ये सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो किस किस रास्ता से होके गुजरना होगा वो हम लोगों को बताता है कि किस किस चैप्टर को पढ़ना होगा। मतलब वहाँ पे रास्ता यानी पढ़ाओ आप समझ लीजिए, यहाँ पे चैप्टर समझ लीजिए। आप देवघर पहुँच जाइएगा, आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। या हम लोग आखिरी चैप्टर पहुँच जाएंगे, हमारा लक्ष्य यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग सारे चैप्टर को एक एक करके समझेंगे कि उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों को हम लोग ये समझाते हैं भारतीय संविधान और राजनीतिक प्रणाली में। भारतीय संविधान में संविधान का क्या अर्थ होता है, राजनीतिक प्रणाली में राजनीतिक प्रणाली का अर्थ क्या होता है। जैसे कि आपको बताया कि आप परिचय में अपना नाम बताते हैं तो नाम का मतलब पूछा जाता है। तो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। तो ये जो भी आपको नोट्स में देखने को मिल रहा होगा, हम लोगों के ऐप में ई बुक का एक सेक्शन है, वहाँ पर आप जाके देखिएगा। तो ये जो क्लास नोट्स अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं, जिससे हम पढ़ाएंगे, वो सारा चीज़ आपको ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया गया है। अगर आप केवल नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके केवल नोट्स भी पढ़ सकते हैं, वीडियो लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पहले कहीं पढ़े हैं और चाह रहे हैं कि नोट्स अच्छा है, नोट्स हम पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा, तो आप नोट्स भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये 2 किताब से बनाया गया है, भारत की राज्य व्यवस्था जो कि लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखा गया है, और दूसरा एनसीईआरटी किताब क्लास 11 का है, भारत का संविधान और सिद्धांत का और व्यवहार। हो सकता है एनसीईआरटी भी आप पढ़ेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट आर्ट्स होगा तो जरूर पढ़े होंगे। और इन दोनों को कंपाइल करके ही हम अपना पूरा नोट जो है वो बनाए हैं। इसके अलावा भी कुछ कुछ आपको मिल जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे गूगल वगैरह हम लोगों को मिलते रहता है, या करंट न्यूज़ है तो वहाँ पर मिलता है, कुछ पेपर कटिंग है वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारा चीज़ को यहाँ पर ऐड किया, लेकिन लगभग 80-90% जो है आपको इन्हीं 2 किताबों का समरी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान और राजनीतिक प्रणाली। यानी कि अब हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट का पहले नाम समझ लेते हैं। और यहाँ पे दिया गया है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत मतलब तो समझ रहे हैं हमारे भारत के बारे में दिया जा रहा है, और भारत का संविधान, तो ये संविधान आखिर होता क्या है। तो जैसे आप अपने घर में रहते हैं तो आपका घर में कुछ नियम कानून होगा, या आप अपने समाज में रहते हैं तो कुछ हम लोग नियम कानून से क्या करते हैं, चलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जंगल में जैसे जानवर रहते हैं उस तरह से हम लोग रहते हैं। हम लोगों को जानवर से, हम लोग भी एक तरह के क्या हैं, जानवर है। अगर आप देखिएगा बायोलॉजी पढ़िएगा तो जंतु कैटेगरी में हम लोग भी आते हैं, लेकिन वो जो शेर है, बंदर है, उससे हम लोग अलग क्यों हैं। बंदर कैटेगरी ही से बोला जाता है ना, बंदर से ही हम लोग क्या बन गए हैं, इंसान बन गए। तो बंदर से इंसान जब बने हैं तो कुछ चीज़ तो हम लोगों का अलग होगा ना। तो शारीरिक ढांचा जो है केवल वही अलग नहीं है, हम लोगों का जो जीवन शैली है वो भी अलग है। इसीलिए हम लोग उनसे क्या है, बेहतर माने जाते हैं। तो हम लोगों का सबसे मुख्य बात क्या है कि हम लोग जो है इस धरती में नियम कानून के अनुसार चलते हैं। तो समझ लीजिए कि अगर नियम कानून के अनुसार आप नहीं चल रहे हैं तो आप इंसान होते हुए भी इंसान नहीं, बल्कि क्या कहलाइएगा, जानवर। कहते हैं ना किसी किसी को ये तो जानवर के जैसा है। तो नियम कानून के अनुसार नहीं चलिएगा तो आपको जानवर का उपाधि दे दिया जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि पूरे देश को हमको क्या करना है, चलाना है। इतना बड़ा देश है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है लगभग, लगातार आबादी बढ़ते जा रहा है ना। तो ये आबादी को आपको क्या करना है, कंट्रोल करके रखना है। तो इन लोगों को कुछ नियम कानून से चलाना होगा, और इसीलिए यहाँ पे एक क्या बना जाता है, रूल बुक बनाया जाता है कि हम लोगों को इस तरह से चलना। जैसे होता है ना कि हम लोगों के घर में कोई बड़े बुजुर्ग आ जाते हैं तो वो लोग जो है उन लोगों को हमको क्या करना पड़ता है, प्रणाम करना पड़ता है। तो ये छोटा सा एक क्या है, नियम है। तो उसी तरह से देश में जो भी लोग रह रहे हैं वो किस नियम कानून से रहेंगे, कैसे यहाँ के जो लोग हैं अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, कैसे यहाँ का शासन चलेगा, ये सारा चीज़ आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, भारतीय संविधान में। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिएगा कि भारतीय संविधान क्या है, एक सुप्रीम लॉ है, सबसे बड़ा कानून। छोटे छोटे कानून आपको बहुत देखने को मिलेंगे, जैसे राइट टू एजुकेशन एक छोटा सा कानून है, लेकिन राइट टू एजुकेशन जो है वो आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। यानी कि संविधान जो है वो सुप्रीम लॉ है, उसी को ध्यान में रखते हुए बाकी छोटे छोटे कानून जो है वो बनाए गए हैं। तो पूछा जाएगा संविधान क्या है, तो देश का सुप्रीम लॉ है, सबसे बड़ा नियम कानून का क्या है, दस्तावेज है। अगर छोटे मोटे जो भी नियम, जैसे राइट टू एजुकेशन में कोई विवाद आ जाएगा तो हम लोग देखेंगे, हम लोग किसका रेफरेंस लेंगे, भारतीय संविधान में, कि भारतीय संविधान में क्या कहा गया है, और उसके अनुसार फिर उसमें चेंज करने का क्या करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे। तो कहा जाता है ना, सुप्रीम मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर, इससे ऊपर और कोई भी देश का कानून नहीं है। सबसे बड़ा कानून जो देश का है वो हमारा संविधान ही है। तो सुप्रीम कानून है जो बताता है कि सरकार कैसे चलेगी, जनता को क्या अधिकार मिलेंगे और देश में न्याय कैसे मिलेगा। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। अभी सारा चीज़ आपको यहाँ पे बताएंगे। तो सरकार कैसे चलेगी, हम लोगों के ऊपर शासन कैसे होगा, अगर सरकार कुछ ऐसा नियम बना देती है जिससे हम लोगों का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसको कौन रोकेगा, ये सारा चीज़ आपको कहाँ पता चलेगा, इसी भारतीय संविधान में पता चलेगा। मतलब
संविधान एक क्या है, किताब है, रूल बुक है, जो कि सुप्रीम लॉ की तरह माना जाता है भारत का। और इस तरह से उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई पूछेगा कि संविधान क्या है, तो सुप्रीम, देश का सुप्रीम लॉ है, सबसे सर्वोच्च क्या है, कानून है। बाकी कानून इसी को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं राजनीतिक प्रणाली का, क्योंकि हम लोगों का नोट्स का नाम है, या इस जो कोर्स है उसका नाम है भारतीय संविधान और राजनीतिक प्रणाली। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत ही, भारतीय संविधान में ही हम लोगों को बताया गया है कि हम लोगों के ऊपर कैसे शासन होगा, यानी हम जनता हैं या प्रजा हैं, हमारे ऊपर शासन कैसे होगा, कौन हमारे ऊपर शासन करेगा। कोई तो होना चाहिए ना जो कि नियम कानून जो है उसको लागू करे और हम लोगों को ना एक तरह से कर सके, हम लोगों के ऊपर ध्यान रखे कि कहीं हम लोग गलत तो नहीं कर रहे हैं, या हम लोगों का ख्याल रखे कि चलो हम लोग बीमार हो गए तो हम लोगों को कुछ सुविधा मिल जाए, है ना। या जो भी चीज़ है, अगर कहीं पर पुल टूट रहा है, आजकल पुल टूट रहा है, तो पुल टूट रहा है तो वो है ना फिर से क्या हो जाए, बन जाए, है ना। और जो पुल टूटने के लिए क्या है, दोषी हैं, उसको सजा मिले। ये सब सारा चीज़ कौन देखेगा, सरकार देखती है, और भी बहुत सारे संस्था है जो कि देखती है। तो यहाँ पे राजनीतिक प्रणाली जो होता है, पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है, वो बताता है देश की सत्ता कौन और कैसे चलाएगा। सबसे पहले तो बताता है कि जो भी देश को चलाएगा, जो भी देश का सत्ता संभालेगा, वो कौन होगा, वो कौन होगा, वो चीज़ बताता है, और वो कैसे चलाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। तो राष्ट्रपति हम लोग चुनते हैं, अपने बीच से ही चुनते हैं। लेकिन आप वहीं ब्रिटेन में चले जाइए तो महाराजा जो फैमिली है, राजा फैमिली है, उससे वहाँ पे जो होता है सुप्रीम आदमी बनता है, या देश का सुप्रीम वही होता है जो कि राजा का फैमिली का मेंबर होता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे कौन होगा और वो कैसे काम करेगा। राष्ट्रपति अगर हम लोग चुन देते हैं, है ना, चुनने का एक तरीका है जो कि आपको यहाँ पे बताया जाएगा। राष्ट्रपति चुन जाते हैं तो पता चल जाता है कि यहाँ पे सत्ता का सुप्रीम में कौन होगा, तो राष्ट्रपति होगा। वो कैसे काम करेगा ये भी बताएगा कौन, हमारा संविधान। उसके बाद प्रधानमंत्री कैसे चुना जाएगा ये भी बताएगा कौन, संविधान। कैसे काम करेगा ये भी बताएगा कौन, संविधान। इसी तरह से संसद कैसे काम करेगा, राज्यपाल कैसे काम करेंगे, मुख्यमंत्री कैसे काम करेंगे। अभी चुनाव आयोग देख लीजिए, बिहार में जो है चुनाव आयोग को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे चुनाव जो है वो कैसे होगा, राजनीतिक दल जो है उसका गठन कैसे होगा, वो कैसे रेगुलेट होंगे, बीजेपी जो है वो कैसे रेगुलेट होगा, कांग्रेस कैसे रेगुलेट होगा, जेएमएम कैसे रेगुलेट होगा। बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी हैं, उसको क्षेत्रीय पार्टी क्यों कहते हैं। बहुत सारे नेशनल पार्टी है, उसको नेशनल पार्टी क्यों कहते हैं। आपका देखिएगा वहाँ पे स्टार प्रचारक होता है, तो स्टार प्रचारक जो है वो किसको कहते हैं, नॉर्मल प्रचारक होता है वो क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये सब सारा चीज़ आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसी भारतीय संविधान और राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो कहा जाए तो राजनीतिक प्रणाली भारतीय संविधान का ही एक क्या है, हिस्सा है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से हम किसके बारे में बात करते हैं, शासन के बारे में, कि हम लोगों के ऊपर जो सत्ता है उसमें कौन बैठेगा और वो लोग कैसे हम लोगों के ऊपर क्या करेंगे, शासन करेंगे। ये सब पॉलिटिकल सिस्टम का ही हिस्सा है, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में पॉलिटिक्स कहते हैं ना। ये पॉलिटिक्स जो शब्द है वो पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन हम लोग नेगेटिव के तौर पर इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आखिर इस सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन सा जो चैप्टर है हमको पढ़ना है, मतलब किस किस पड़ाव से होके गुजरेंगे तब जाके हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है, भारतीय संविधान और राजनीतिक प्रणाली को बेहतर तरीके से समझना। जैसे कि हम बताए थे, अगर आप आजकल सावन का महीना है, देवघर जाना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य क्या है, देवघर पहुँचना। लेकिन देवघर एक ही बार तो नहीं पहुँच जाइएगा, आप घर से निकलिएगा, अलग अलग जगह से होते हुए गुजरिएगा, तब जाके देवघर पहुँचिएगा। तो उसी तरह से यहाँ अलग अलग चैप्टर से होके हम लोग गुजरेंगे, तब जाके पूरा भारतीय संविधान और राजनीतिक प्रणाली हम लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि जो हम लोगों का यहाँ पे चैप्टर है, या हम कह सकते हैं पड़ाव है, वो मुख्य रूप से 9 पड़ाव है, और छोटे छोटे उसके अंतर्गत छोटे छोटे पड़ाव जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोगों का घर से निकलते ही पहला पड़ाव जो है या जगह जो भेंट होगा, वो होगा भारतीय संविधान का जो है ना संवैधानिक ढांचा है। वो संवैधानिक ढांचा मतलब ढांचा देखेंगे, जैसे होता है ना घर का ढांचा, उसी तरह से हम लोग देखेंगे संविधान का ढांचा कैसे है। जैसे होता है ना मंदिर का ढांचा कुछ अलग होगा, मस्जिद का ढांचा कुछ अलग होगा, चर्च का ढांचा कुछ अलग होगा। तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसका ढांचा कैसा है, कहाँ पे कौन पिलर है, कहाँ पे है ना ईंट जुड़ा हुआ है, कहाँ पे दरवाजा है, कहाँ पे खिड़की है, कहाँ पे है ना पहरादारी करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये सब सारा चीज़ जो है आपको कहाँ पे पता चलेगा, संवैधानिक ढांचा में। तो चलिए देखते हैं संवैधानिक ढांचा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला पढ़ना है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए ये चैनल जो है, ये वीडियो जो है वो YouTube में तो 1-2 वो वीडियो आएगा, हम बताए थे, बाकी ऐप में होगा। और हम ये बोले हैं कि जो भी ऐप में आके इस वीडियो को देख रहा है, हम मान के चलेंगे उसका वो अपना मन बना चुका है कि हमको
जो पॉलिटिक है या भारतीय संविधान और राजनीतिक प्रणाली है उसको हमको बेहतर तरीके से समझना है। तो इतना मान के चलिए हर एक लेक्चर लगभग आपका 1 घंटा का होगा और 1 घंटा आपको धैर्यपूर्वक क्या करना है, सामने मोबाइल को रखना है और पढ़ना है। हो सकता है आपके पास टाइम ना हो 1 घंटा का लगातार, तो कम से कम उसको 2 बार में 2 हिस्सों में करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप हड़बड़ाइएगा कि तुरंत बता दो, कंप्लीट कर दो, इतना क्यों हमें इस चीज़ को खींच रहा है, तो देखिए फैक्ट अगर हम बहुत तेज़ी से बता भी दें तो आप याद नहीं कर पाइएगा। इसलिए थोड़ा सा धैर्यपूर्वक आप सुनिएगा। हम भी प्रयास करेंगे चीज़ों को धीरे धीरे समझाने का, ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ यूट्यूब में नहीं है कि हमको है ना आधा घंटा का ही वीडियो बनाना है या 15 मिनट का ही बनाना है, 20 मिनट में ही बना के ख़त्म कर देना है। इस चीज़ पे हम दिमाग नहीं लगाएंगे। हम केवल और केवल इसी बात पे दिमाग लगाएंगे कि आप लोगों को कैसे बेहतर तरीके से समझाया जाए। तो हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से धैर्यपूर्वक देखिए। हम कहें आपका समय हम कहीं ना कहीं बचाने का ही प्रयास करेंगे, फालतू का कोई भी समय आपका हम नहीं लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों का इस चैप्टर के अंतर्गत एक छोटा पड़ाव आएगा, यानी बड़ा पड़ाव में एक छोटा पड़ाव आएगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। नाम से ही पता चल रहा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हम जानने का प्रयास करेंगे ये जो हमारा भारतीय संविधान 1950 में जो लागू होता है वो बना कहाँ से था, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ। जैसे एक पेड़ आप समझ लीजिए, एक पेड़ यहाँ पे बन के क्या हो गया है, तैयार हो गया। 1950 में तैयार हो गया एक पेड़, लेकिन उस पेड़ का जो बीज रोपा गया था वो कब रोपा गया था, इसका क्या बैकग्राउंड है वो जानने का प्रयास करेंगे हम लोग किसमें, चैप्टर फर्स्ट में। फिर इस चैप्टर फर्स्ट का जो पहला हिस्सा है उसमें, फिर इसका दूसरा हिस्सा है संविधान का निर्माण। अब जब जान लिए कि इस पेड़ को कब रोपा गया था, रोपने के पीछे क्या कारण था, तब हम जानेंगे कि ये जो संविधान हम लोगों का बना है उसको बनाने में कौन कौन हेल्प किए हैं, किसका किसका यहाँ पे योगदान है। तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ वो जानेंगे, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद संविधान की प्रस्तावना। अब संविधान जो है वो बहुत बड़ा महल मान लीजिए, तो प्रस्तावना उसका क्या है, गेट है, या कह सकते हैं प्रस्तावना उसका एक तरह से परिचय है संविधान का। तो संविधान का प्रस्तावना कैसे बना है ना, इसमें क्या क्या विशेषता है इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद जो है संविधान का पहला भाग जो है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। इसमें आपको बताया गया है देश के बारे में, संघ के बारे में और इसका क्षेत्र के बारे में। तो एक्चुअली जो संघ है वो क्या होता है और राज्य क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, वो चीज़ तो हम लोग जब डिटेल इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो समझेंगे। लेकिन समझ लीजिए राज्यों का जो समूह है उसको हम लोग सामान्यतः संघ के तौर पर जानते हैं। तो संघ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसका जो क्षेत्र है यूनियन और इसका जो टेरिटरी है उसके बारे में समझेंगे। तो जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे वहाँ पे बताएंगे इसका डिफरेंस कि यूनियन और टेरिटरी दोनों में क्या डिफरेंस है। लेकिन अभी समझ लीजिए कि राज्यों का जो समूह है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, संघ है। और जो राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है और हमारे देश का वो हिस्सा है उसको हम लोग अपने टेरिटरी के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब हमारा ही क्षेत्र है कह सकते हैं, ठीक ना। तो ये बेसिक थोड़ा सा अंतर है, डिटेल वाइज हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो कहने का मतलब सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड देखें, फिर देखें कि आखिर इस संविधान का निर्माण कौन किया, फिर देखिए संविधान जब बन गया तो जो इसका सबसे पहला परिचय था क्या, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के बारे में समझे और जैसे अब प्रस्तावना परिचय हो गया तो सबसे पहला भाग जो दिखता है वो किसके बारे में है, हमारे देश के बारे में, कि हमारा देश जो है वो कैसे बना है, राज्यों के समूहों से बना है। तो राज्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो क्षेत्र हैं जिसको राज्य का दर्जा नहीं मिला लेकिन फिर भी भारत का हिस्सा है, उन सब क्षेत्रों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर अगला हिस्सा जो जाएंगे वो भाग 2 का होगा और ये अनुच्छेद 5 से 11 होगा। अब समझ लीजिए देश बना लिए, अब क्या बना लिए, देश बना लिए। बता दिए कि हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा भी हो सकता है छोटा मोटा जो एरिया है जिसको हम लोग एक्वायर कर चुके हैं। तो ये जो है हमारा देश बन गया। अब इस देश में रहने वाले जो लोग हैं वो है ना हमारे ही देश के हैं कि कहीं दूसरे जगह से आए हैं। तो इसके लिए क्या दिया जाता है, नागरिकता, सिटीजनशिप। इसी को लेकर अभी विवाद हो रहा है। मतदाता सूची में कहा जा रहा है कि बाहर से कोई भी लोग आए हैं तो उनका नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए। ये इसको लेकर अभी बिहार में बहुत ज़्यादा हंगामा चल रहा है। तो नागरिक कौन है ये चीज़ डिसाइड करेंगे। देश तो बना लिए, देश के बाद इस देश का वास्तविक मूल निवासी कौन है ये चीज़ हम जानेंगे कि यहाँ का नागरिक कौन है। तो नागरिकता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले भाग में। फिर भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से 35 है उसमें पढ़ेंगे मूल अधिकार के बारे में। अब मानिए चलिए हम भारत के वासी हैं या भारत के नागरिक कहते हैं तो हमको कुछ तो अधिकार मिलना चाहिए ना। तो हम लोगों का क्या अधिकार है जिसको सरकार भी नहीं छीन सकती है। मूल मतलब क्या होता है, फंडामेंटल, जड़। मूल मतलब क्या होता है, जड़। तो वो जड़ क्या है जिस पे हम टिके हुए हैं। अगर जड़ को ही काट दिया जाए तो कोई पौधा बनेगा नहीं। तो अगर हम कहेंगे कि हम लोगों का कोई अधिकार ही नहीं है तो फिर भारत देश के नागरिक हो या अमेरिका के नागरिकों को मतलब रहेगा नहीं। अगर हम लोग इंडियन हैं तो हम लोगों को कुछ स्पेशल क्या मिलना चाहिए, राइट्स मिलना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए। तो उसके बारे में बताया गया है कि भैया तुम भारत का है, तुमको कुछ अधिकार जो है वो मिलेगा जो कि दूसरे को हम देते नहीं है। जैसे मतदाता,
सूची को लेकर ही बिहार में अभी क्या हो रहा है, हंगामा हो रहा है। तो कौन वोट दे सकता है? जो भारत का नागरिक है वही। अमेरिका से कोई आएगा, बांग्लादेश से कोई आएगा, चाइना से कोई आएगा तो उसको वोट देने का अधिकार मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो कि भारतीय नागरिक को ही दिए जाते हैं, दूसरे को दिए नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है इस देश के वासी है, हमारा जो जन्म हुआ है इसी देश में हुआ है। तो इस तरह से मूल अधिकार जो है नागरिकों को दिया जाता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो कि सरकार जो है नागरिकों को नहीं दे पाती है, लेकिन गारंटी नहीं दे पाती है, लेकिन वो समय समय पर आवश्यकता होता है तो दे देती है। मतलब उस पर डिपेंड करता है सरकार पे कि वो उस अधिकार को दे या ना दे, लेकिन मौलिक अधिकार तो देना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन सरकार के पास नहीं होता है। तो उसको हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत पढ़ते हैं। जब भी राज्य अपना नीति बनाएगी उस समय उसको निर्देश दिया गया है कि नीति बनाते समय इन बातों का आप क्या कीजिएगा, ख्याल रखिएगा, ताकि ये जो हम लोगों का कल्याणकारी राज्य बना है उसमें सभी लोगों का क्या हो, कल्याण हो। ऐसा ना है कि ना हो कि गरीब जो है उसको लगे कि हम लोगों के लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बस अमीरों का देश है, अमीर ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, हम लोगों के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा ना हो, इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी DPSP आपको बताया गया है। यानी कि जब भी स्टेट पॉलिसी बनाएगा, नियम बनाएगा, तो उस समय एक क्या दिया गया, निर्देश दिया गया है कि इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप क्या कीजिएगा, कि आप नियम कानून बनाइएगा। फिर आपको अगला जो टॉपिक है उसमें बताया गया मौलिक कर्तव्य। तो ये बाद में जोड़ा गया, इंदिरा गांधी के द्वारा कहा गया कि केवल अधिकार नहीं, आपका कुछ क्या होना चाहिए, कर्तव्य भी होना चाहिए। क्योंकि अधिकार केवल लीजिएगा तो देश के प्रति कर्तव्य जो है वो कौन निभाएगा, और इसीलिए कहा गया कि अधिकार नहीं, कर्तव्य भी आपको क्या करना होगा, निभाना होगा। अपना कर्तव्य जो है वो अच्छे से निभाइए। अब यहाँ पे भाग 2 यानी कि चैप्टर 2 दूसरे जो पड़ाव है या बड़ा पड़ाव है उसमें हम लोग जाएंगे, जिसमें स्पेशली जो भाग 5 है उसको पढ़ेंगे अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। और इसमें जो बताया जाएगा वो किसके बारे में बताया जाएगा, संघ सरकार के बारे में बताया जाएगा। यानी कि यूनियन जो गवर्नमेंट हम लोग कहते हैं ना, जो केंद्र का जो सरकार है उसके बारे में हम लोग डिटेल वाइज यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हम लोग बोलते हैं मोदी गवर्नमेंट, तो मोदी गवर्नमेंट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, या बीजेपी का जो सरकार है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वहाँ पे कौन कौन है। तो बीजेपी का तो सरकार है, लेकिन बाकी लोग भी वहाँ पे क्या कर रहे हैं, शासन में भागीदारी निभा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कानून में बनाते वक्त केवल बीजेपी के लोग ही या उसके सांसद जो है वही वोट करते हैं, जो कांग्रेस के वो भी करते हैं, जो भी क्षेत्रीय पार्टी है उनके सांसद अगर गए हैं चुन के, तो वो भी जब कानून बनता है तो वोट तो या अपना अधिकार का प्रयोग करते ही करते हैं। और हमारा राष्ट्रपति भी है, राष्ट्रपति की अपना अधिकार है, अपना कार्य है, जो कि अपने कार्य को बेहतर तरीके से वो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सरकार जो है यूनियन गवर्नमेंट का सबसे टॉप पोजीशन में होते हैं राष्ट्रपति। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे राष्ट्रपति जो होता है वो कौन होता है, कौन बन सकता है, कैसे इसका इलेक्शन होता है, क्या क्या इनके पावर है, ये जो है अपने मन से कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है, या ये केवल रबर स्टाम्प है जहां प्रधानमंत्री जो कहे वही करेगा, या अपने मन से भी कुछ बहुत कर सकता है। ये सब सारा चीज़ जो है हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। फिर उपराष्ट्रपति जो है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है बोलते हैं ना, ये मंत्रिमंडल का, कैबिनेट का क्या है, हिस्सा है। तो उसके बारे में जानेंगे कि मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, मंत्रिपरिषद जो है उसमें क्या अंतर है ना, दोनों के पावर में क्या डिफरेंस आता है, ये सब सारा चीज़ यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। फिर प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे। फिर जो सिंपल सा सांसद है, पार्लियामेंट, संसद है यहाँ पे, तो संसद है, सॉरी यहाँ सांसद नहीं है, क्या है, संसद। तो प्रधानमंत्री के बारे में जानने के बाद संसद के बारे में जानेंगे कि हमारा जो संसद है उसका नींव कब रखा गया, लोकसभा राज्यसभा दोनों में क्या डिफरेंस है, किसके पास ज़्यादा पावर है, किसके पास कम पावर है, ये जो है हम जानने का प्रयास करेंगे। और संसद के अंतर्गत जो है वो 3 चीज़ आता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो ये तीनों चीज़ से मिलकर संसद बनता है। तो तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन 3 में से एक तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति के बारे में, तो इसके बारे में यहाँ पे नहीं बताया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आपको बताया जाएगा। तो संसदीय समितियां हैं। अब देखिए संसद का काम इतना दुरा होता है ना, और इतना वहाँ पे लड़ते झगड़ते रहते हैं, जैसे नर्सरी क्लास का बच्चा जैसे लड़ता झगड़ता है ना, कभी कभी देखिएगा उस तरह से वो लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं और हल्ला करते हैं। तो सारा काम जो है उस दौरान नहीं हो सकता, इसलिए क्या बनाया जाता है, एक कमेटी बनाया जाता है, पार्लियामेंट्री कमेटी, जो कि कुछ जटिलताओं को क्या करते हैं, अच्छे से विश्लेषण करके बता देते हैं कि यहाँ ये पॉजिटिव चीज़ है, ये नेगेटिव चीज़ है, और उसके बाद जो है वहाँ के जो भी सदस्य हैं या सांसद हैं वो निर्णय करते हैं कि इस बिल को हमको पास करना है या नहीं। तो जटिल चीज़ों को समझने के लिए एक क्या बनाया जाता है, संसदीय समिति बनाया जाता है। तो ये भी संघ सरकार का ही हिस्सा है। अब यहाँ पे हम लोगों को न्याय चाहिए, तो न्याय के लिए संघ सरकार के अंतर्गत, या हम कह सकते हैं देश का सर्वोच्च जो न्यायालय है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के तौर पर जानते हैं। तो ये भी संघ सरकार के अंतर्गत ही हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे राज्य।
जब संघ पढ़ लिए यानी कि मोदी जी के बारे में पढ़ लिए, तो चलिए अब हेमंत जी के बारे में पढ़ लेते हैं, नीतीश जी के बारे में पढ़ लेते हैं, ममता दीदी के बारे में पढ़ लेते हैं, योगी जी के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे स्टेट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, और स्टेट में भी सबसे टॉप पोजीशन में होते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, इनके पास क्या पावर है, क्या ये भी रबर स्टाम्प है या अपनी मर्जी से कुछ बहुत ये कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। फिर राज्य में भी क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, राज्य के मंत्रिपरिषद होते हैं, यहाँ पे भी कैबिनेट मंत्री सब होता है। तो जैसे कि केंद्र में होता है उसी तरह से मिलता जुलता आपको राज्य में भी देखने को मिलेगा। तो समानता जो है वो काफ़ी देखने को मिलता है। राज्य का विधानमंडल होता है, वहाँ सांसद होता है, यहाँ विधानमंडल होता है। कहीं पे विधान परिषद और विधानसभा मिलेगा, और कहीं कहीं पे केवल और केवल विधानसभा मिलेगा। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, देश का सर्वोच्च जो कानून का देख रेख करने वाला है वो सुप्रीम कोर्ट है। और राज्य में जो सबसे ऊंचा कानून का देख रेख करने वाला संस्था है उसको हम लोग बोलते हैं हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट जो है उससे ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, सुप्रीम कोर्ट। तो सामान्यतः हर एक स्टेट का अपना क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा जो है जिसको अभी खत्म कर दिया गया है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ लेंगे कि कैसे उन लोगों को विशेष दर्जा मिला था और कैसे और कब जो है उसको समाप्त कर दिया गया। कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध, केवल जम्मू कश्मीर को ही विशेष उपबंध नहीं मिला है, बल्कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसको विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन उनके लिए किया गया है। तो वो राज्य जो है वो कौन कौन सा और क्या क्या स्पेशल प्रोविजन है, इसको थोड़ा सा हम लोग चैप्टर 3 में या तीसरा पड़ाव में जानने का प्रयास करेंगे। अगला पड़ाव हम लोग देखते हैं स्थानीय सरकार। अब केंद्र से शुरू किए थे, राज्य में आके अटक गए, राज्य में आने के बाद आप कहाँ आएंगे, स्थानीय सरकार यानी लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट में जब हम देखते हैं ना, तब हम लोगों को एहसास होता है कि हाँ, लोकतंत्र में हम लोगों का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या है, हिस्सा है, यानी शासन में हम लोगों का भी भागीदारी है। और ऐसे भी गांधी जी कहे थे कि पंचायती राज को अगर लागू करेंगे तभी यहाँ के गांव-गांव के लोगों को लगेगा कि हम लोग जो है शासन में थोड़ा बहुत भागीदारी निभा रहे हैं, और यहाँ पे हमारा देश में भी थोड़ा बहुत हमारा क्या है, योगदान है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट के बारे में, और लोकल गवर्नमेंट में दो चीज़ पढ़ेंगे, पंचायती राज और म्यूनसिपलिटी, नगर निगम के बारे में। तो दो चीज़ को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय सरकार के अंतर्गत। फिर आएगा पांचवा पड़ाव जो आएगा संघ राज्य और विशेष क्षेत्र, यूनियन स्टेट एंड स्पेशल एरिया। कुछ यूनियन टेरिटरी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी है, तो 8वें यूनियन टेरिटरी के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन दिल्ली जैसे कुछ स्पेशल यूनियन टेरिटरी है जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे डिटेल वाइज। कुछ स्पेशल एरिया है, नोटिफाइड एरिया है, 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, 6ठी अनुसूची का क्षेत्र है, जिसको विशेष दर्जा कुछ दिया गया है, राज्य के अंदर भी उसको क्या मिला है, विशेष दर्जा मिला है, तो उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरी, फिर दिल्ली के लिए विशेष उपबंध, और यहाँ पे अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र यानी शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया जो है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे देश में आदिवासी हैं, जनजाति हैं, जिसका नियम कानून कुछ अलग है। अगर उसको भारतीय संविधान के अनुसार अगर उसको रूल करवाने लगे या चलाने लगे तो उन लोगों को लगेगा कि हम लोगों को तो फिर से क्या किया जा रहा है, अंग्रेज पहले है ना शासन करके छोड़ के चले गए, अब पता चल रहा है कि भारत के लोग के दूसरे लोग हम लोग के ऊपर क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं या शासन कर रहे हैं। तो ऐसा ना लगे इसलिए बहुत सारे प्रावधानों से उसको क्या दिया गया है, छूट दिया गया है। और जब उनके ऊपर शासन किया जाता है या हमारे देश में जो नियम कानून लागू होता है, तो उनका जो पारंपरिक शासन है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कानून बनाते हैं। जैसे कि अगर आप जेपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था पढ़ना होता है, ढोकलूसोर, और ये सबको मान्यता मिला है। मतलब इन लोगों का ये क्या है, एकदम परंपरा से चलता आ रहा क्या है, तरीका है, जो कि अपने बीच ये लोग शासन करते थे। तो इस तरह से इन सबको ख्याल रखा जाता है, इसीलिए इस तरह के जो एरिया है वो बनाए जाते हैं। फिर है सरकार की प्रणाली, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसमें हम लोग देखेंगे केंद्र राज्य संबंध, केंद्र का राज्य के साथ कैसे संबंध है, ये चीज़ हम लोग समझेंगे। आपस में कभी कभी देखते हैं ना कि है ना, मोदी जी जो है, हेमंत जी हैं, वो मोदी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमारा इतना पैसा बचा हुआ है, हमको दे दो। तो ये केंद्र राज्य संबंध जो है वो बेहतर तरीके से चलिए, आपस में विवाद ना हो, इस चीज़ को हम लोग जो है इसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कब विवाद होता है और क्या क्या यहाँ पे है ना, एक दूसरे को बेहतर तरीके से या उनका संबंध बेहतर हो, इसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, वो सारा चीज़ जो है आपको यहाँ जाने को मिलेगा। फिर अंतर्राज्यीय संबंध, अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़ देख रहे होंगे तो पता चलेगा कि रांची के अभी रेडिशन ब्लू शायद है ना, उसी होटल में अमित शाह पधारे हुए हैं, और वहाँ पर जो हेमंत सोरेन उसका स्वागत कर रहे हैं, उसका बहुत ही क्या किया जा रहा है, चर्चा किया जा रहा है। तो ये क्षेत्रीय परिषद का यहाँ पे क्या हो रहा है, बैठक हो रहा है। तो एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ कैसा संबंध हो, इसके बारे में बताया गया है इंटर स्टेट रिलेशन में। तो ये इसीलिए कहा जाता है ना कि पॉलिटी को अच्छे तरीके से समझिए ना, तो दिन प्रतिदिन तो हर समय आपको राजनीतिक घटनाक्रम ही देखने को मिलेगा। तो अगर आपका पॉलिटी अच्छा से पढ़ा हुआ है तो आप इन सब चीज़ों को क्या कीजिएगा, अच्छे से समझ पाइएगा। फिर आपातकालीन उपबंध, जिसको हम लोग काला दिवस के रूप में क्या करते हैं, आजकल मना रहे हैं। तो ठीक है, बहुत कोई का अपना अपना सोच है, किसी को
कौन सा दिवस मनाना है नहीं मनाना है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे हाँ वो जो आपातकाल जो है हम लोगों का लगा था और उसमें बहुत सारे अधिकार जो है वो छीने गए थे। तो ये सब सारा चीज़ है हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा आपातकाल होता है, कब लगाया जा सकता है, किसको कितना पावर मिल जाता है आपातकाल के दौरान, ये सारा चीज़ इमरजेंसी प्रोविजंस में हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगला जो हम लोगों का पड़ाव है यानी चैप्टर है वो संवैधानिक निकाय का है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बहुत सारे ऐसे संस्था हैं जैसे जेपीएससी का हम लोग उल्लेख कर लें, बोलते हैं ना एक संवैधानिक संस्था है लेकिन लगता नहीं है इसको देख के कि ये संवैधानिक संस्था है, कब क्या करता है कुछ आता पता चलता ही नहीं है ना। तो इन लोगों के ऊपर इतना आरोप लगा है कि संविधान में इन संस्था का उल्लेख है, ये कहने में हम लोगों को कभी कभी शर्म भी आता है, तो लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा, है ना। तो बहुत सारे ऐसे संस्था हैं जिसका स्पेशली कहाँ पे उल्लेख किया गया है, हम लोगों के संविधान में, यानी कि देश का जो सर्वोच्च सुप्रीम कानून जो बना है ना उसमें इन संस्थाओं का उल्लेख है। इसको हम लोग संवैधानिक बॉडी के नाम से जानते हैं। और ग्रुप बी, ग्रुप सी या ग्रुप डी का एग्जाम अगर आप दीजिएगा तो वहाँ पे तो यही पूछता है निम्नलिखित में कौन संवैधानिक संस्था के अंतर्गत आते हैं। तो ये खाली लिस्ट अगर आप पढ़ लीजिएगा तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो सबसे पहला है इलेक्शन कमीशन। अब देखिए हम शुरुआत से ही इस वीडियो के लेक्चर में बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को लेकर बिहार में अभी बहुत हल्ला मचा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पारदर्शी नहीं हो रही है, या है ना वो किसी एक पार्टी की ओर उसका झुकाव है, ऐसा उनके ऊपर क्या लग रहा है, आरोप लग रहा है ना। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है, संविधान में ही किया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी का किया गया है। फिर हम लोग का राज्य का जो स्टेट पब्लिक कमीशन है उसका भी उल्लेख किया गया है, कौन कौन अनुच्छेद है ये भी हम लोग डिटेल वाइज पढ़ेंगे। फाइनेंस कमीशन एक बनता है जो कि पैसा का जो बंटवारा होता है केंद्र और राज्य के बीच वो चीज़ पे ये काम करता है। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनेगा, है ना, तो वो भी संविधान में ही उल्लेख किया गया। अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग है। फिर पिछड़ा वर्ग के लिए भी एक जो कमीशन है वो अभी बनाया गया है। अल्पसंख्यक के लिए, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी जो है इसका भी उल्लेख संविधान में हुआ है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो ये जो कैग है उसका भी उल्लेख कहाँ पे हुआ है, भारतीय संविधान में हुआ है। कहने का मतलब कितना पैसा आप कहाँ खर्चा कर रहे हैं, सही जगह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब सारा चीज़ जो है इसके अंतर्गत आता है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 में, यानी कि सरकार का जो वकील हम कह सकते हैं ना, तो भारत केंद्र सरकार का वकील कौन होता है, ये भारत के महान्यायवादी। और राज्य सरकार का जो वकील होता है यानी राज्य को रिप्रेजेंट जो करता है वो कौन करता है, वकील, उसको हम लोग बोलते हैं महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। आप जेपीएससी या जेएसएससी के केस में आप देख रहे होंगे कि कभी कभी इन लोगों का, है ना, वहाँ पे आना जाना लगा रहता है। वस्तु और सेवा कर परिषद, एक नया यहाँ पे जीएसटी जब लागू हुआ उस समय ये परिषद को बनाया गया जिसको जीएसटी काउंसिल के नाम से जानते हैं। ये भी संविधान में ही क्या किया गया है, आर्टिकल 279A में क्या किया गया है, उल्लेख किया है। तो इसको भी संवैधानिक संस्था के तौर पे जानते हैं। अब कुछ ऐसे संवैधानिक ऐसे संस्था हैं जो कि संविधान में तो उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसको भी हम लोग गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पे पढ़ते हैं। पहला है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अगला है राज्य मानव अधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। फिर राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसको सीबीआई बोलते हैं। प्रवर्तन निदेशालय, आजकल ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी इसको बोलते हैं ना। लोकपाल और लोकायुक्त, है ना, ये चीज़ पढ़ेंगे। फिर नीति आयोग है, इसको पढ़ेंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में कभी कभी रहता है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ईडी का नाम देख लीजिए, बहुत, है ना, ये चर्चा में रहता है। तो ये सबको हम लोग जो है गैर संवैधानिक निकाय के तौर पर जानते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे चैप्टर 8 में, या कह सकते हैं 8वां पड़ाव में। उसके बाद हम लोगों का सबसे अंतिम पड़ाव 9वां पड़ाव यानी कि 9th चैप्टर ही है। और वीडियो के यहाँ तक देख रहे हैं मतलब आप ऐप से अब ऐप में हम लोगों से जुड़िएगा और पूरा क्लास को देखिएगा, ये मान के हम चल रहे हैं, क्योंकि इतना दूर तक वही स्टूडेंट रुक सकता है जिसको हमारा बात जो है वो समझ में आ रहा है, और आगे जो है वो ना उम्मीद करते हैं आप जो है इसको आगे भी जो हम बताएंगे वो समझिएगा। और कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, नंबर आपको हम बताएंगे, वहाँ पे आप कॉल करके सारी चीज़ें जो है वो कन्फ्यूजन है तो उसको क्लियर कर सकते हैं, मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो अन्य संवैधानिक आयाम जो है उसमें हम लोग मतलब संविधान से संबंधित ही कुछ चीज़ें जिसको अलग से बताया गया है। राजभाषा जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। लोक सेवा जो पब्लिक सर्विस है उसके बारे में पढ़ेंगे, कितने पब्लिक सर्विस कमीशन है, ऑल इंडिया रैंक के कितने हैं, है ना, ये सब सारा चीज़ पढ़ेंगे। संविधान का संशोधन जो होता है इससे सवाल पूछा जाता है, ग्रुप बी, सी, डी या, है ना, आपका कमीशन लेवल के एग्जाम में भी पूछते हैं, तो इसको पढ़ेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता अनुक्रम, इसको पढ़ेंगे कि अगर कहीं पे कोई गया है तो सबसे फर्स्ट
रैंक मतलब वरीयता में सबसे पहला रैंक जो है पद जो है वो कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, ये चीज़ जो है हम लोग सबसे लास्ट में मतलब एक लिस्ट आपको बता दिया जाएगा, पढ़ाया क्या जाएगा, समझा दिया जाएगा कि अगर कहीं पे जा रहे हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो वरीयता में पहले कौन आएगा, राष्ट्रपति आएंगे। सीधा सा है वही वरीयता क्रम जो है इसमें आपको बताया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप देख लिए कि हम लोग आगे आने वाले दिनों में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो में यहाँ तक रुके हुए होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप भारतीय राज्य व्यवस्था का जो अभी पॉलिटी का जो अपडेटेड किताब है वो ले सकते हैं, या एनसीईआरटी जो है मोबाइल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वो भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। और नहीं तो अगर ऑर्गेनाइज वे में आपके पास समय कम है तो आप हमारे नोट्स को पढ़ सकते हैं, जो कि ई बुक सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। आपको जहाँ से जो भी सुविधा लगता है उसको आप क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। हम लोगों का प्रयास भी यही होगा कि जिस तरह जैसे जैसे लेक्चर ख़त्म हो जाए, मतलब फर्स्ट लेक्चर के साथ वीडियो के साथ आपको पावर पॉइंट भी मिल जाएगा, उसका जो क्लास नोट्स है, जैसे कि ये क्लास नोट्स है, मानिए चलिए एक पास चैप्टर पढ़ा है तो पहला चैप्टर का ये 2 पेज जो है यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पेज, अगर ये 2 पेज अगर हम पढ़ा तो दोनों पेज जो है आपको उसी वीडियो लेक्चर वाले सेक्शन में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अलग से नोट्स एक्सेस करने का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो जिस दिन पढ़ाया जाएगा उसी का नोट्स दिया जाएगा, पूरा नोट्स नहीं दिया जाएगा। पूरा नोट्स एक्सेस करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, तो हमारी ऐप के ई बुक वाले सेक्शन में, वहाँ पे आपको ये भारतीय संविधान राजनीतिक प्रणाली वाला नोट्स मिल जाएगा। वहाँ पे जाके एक्सेस कर लीजिए। 51 रुपया है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, वो अमाउंट पेड कीजिएगा। आपके पास पूरा पॉलिटी का नोट्स रहेगा। जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप क्या करते जाइएगा, बनाते जाइएगा। फिर क्वेश्चन में देंगे तो क्वेश्चन भी आप बनाइएगा, या अपने से भी कोई क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम पढ़ाएंगे, आप क्वेश्चन को क्या कर लिए वहाँ पे बना लीजिएगा। यहाँ पे हो सकता है हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाए, तो आप जो है खुद से भी थोड़ा बहुत मेहनत कीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा। और हाल फिलहाल में जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उससे भी हम लोग क्या करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे कि कहाँ किस आयाम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन जो है नया देखने को मिल रहे हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना वीडियो लेक्चर जो है आगे पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो कि अभी आपको बताया गया था। सबसे पहला पढ़ाव यही है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी उस लेक्चर में, पहले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको इसका इंट्रो दिया जाएगा, फिर रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताया जाएगा, फिर पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बताया जाएगा, चार्टर एक्ट 1793 के बारे में बताया जाएगा, चार्टर एक्ट 1813 के बारे में बताया जाएगा, फिर 33, और लास्टली चार्टर एक्ट 1853 तक का क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। इसको बताने के बाद वीडियो के अंत में यहाँ पे हम लोग क्या करवाएंगे, माइंड मैप से रिवीजन करवाएंगे जो भी उस लेक्चर में आपको बताया गया है, और कुछ एक आध 2 सवाल उसी लेक्चर में आपका करवा दिया जाएगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप ऐप से ज़रूर जुड़िएगा अगर आप YouTube में इस चैनल को, इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं।